समय हंसाबे समय रोआबे, समय ही नाच नचाबे है। समय रोआबे समय हंसाबे, समय ही नाच नचाबे। जाने काली खल किस्मत में, जाने काली खल किस्मत में, ही न पता चल पाबे जिंदगिया के, खेला समझ में न आबे जिंदगिया के, खेला समझ में न आबे। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। आज सुबह वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि आज मैं थोड़ा देर से उठा हूं। रात को जग गए थे तो जिसकी वजह से दिन में नहीं हो पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए उत्तर वैदिक काल आज ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम बहुत जल्द आएंगे जिसका नाम है महाजनपद। किस तरह से जनपद आता है, किस तरह से जन आता है, कैसे कैसे समाज का विस्तार होता गया, उसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमको फीडबैक दिखाई दे, क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हमको कैसे पता चलेगा जब तक आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। और हम यह भी बता दें कि बीपीएससी पीटी, बिहार एसआई, यूपी एसआई, सेंट्रल एसएससी, बिहार एसएससी या एसएससी जीडी या रेलवे या बिहार सचिवालय, चाहे कोई भी एग्ज़ाम जिसमें ऑब्जेक्टिव जीके पूछा जाता है, वो हमारे सेशन से अवश्य देखने को मिलेंगे आपको, ये मेरा विश्वास है। आप लोग इसको हमेशा याद रखें और वीडियो को कंटिन्यू देखें। और कहीं ना कहीं आपको यह भी हम बताते चले कि कंटिन्यूटी के साथ आप रेगुलर पढ़ें, ताकि रेगुलरिटी जिस काम में आप करते हैं वो आप चरम सीमा पर पहुंचता है। हम भी आपका यूट्यूब पे हम डाल रहे हैं, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यही अगर मेरे रेगुलर नहीं रहेंगे अगर हम, तो हमको भी इसमें सफलता नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना। मेरा वो नहीं रहता है कि कितना व्यू गया, कितना लोग देखा, कितना लोग कमेंट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, क्या लिखा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म का चिंता कभी मत करो, फल की चिंता कभी मत करो। आप अपना कर्म पे लगन से काम करें और कंटिन्यू काम करें, वही उसको हम बस एक ही चीज़ जानते हैं। बिना समय गवाए हुए हम प्रारंभ करेंगे वैदिक सभ्यता का सेकेंड पार्ट, उत्तर वैदिक काल। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, जिसका समय निर्धारित था 1500 बीसी से 1000 बीसी, और यह उत्तर वैदिक काल है जिसका समय निर्धारित है 1000 बीसी से 600 बीसी। तो हम प्रारंभ करते हैं उत्तर वैदिक काल में। क्या था, हमने क्या देखा ऋग वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में? हमने देखा कि कृषि, लोग पशुपालन पे आधारित था, ठीक है। लोग पशुपालन करते थे, कृषि उतना नहीं हो पाता था। साथ ही साथ उतना वो क्या बोलते हैं, जो धातु था उस समय नहीं मिल पाया था। अच्छा, कांसा और तांबा था जिसके वजह से उतना कारगर सिद्ध नहीं होता था खेती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस समय बहुत कमी देखा गया। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो हर चीज़ में विस्तार देखा गया। मैंने ऋग वैदिक काल में देखा है कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में आकर स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय होती चली जाती है धीरे धीरे, ठीक है। मैंने यह भी देखा था कि वहाँ राजा के हाथों में शक्ति नहीं होता था पूर्व वैदिक काल में, लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में देखने को मिला कि किस तरह राजा भी काफ़ी बलशाली होते गए, धीरे धीरे उनके हाथों में बहुत चीज़ केंद्रित होता गया, समाज पूरा केंद्रित होता गया। किस तरह से मनोरंजन के साधन था, लगभग मनोरंजन का साधन सेम ही था पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में ही। साथ ही साथ हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं, यह भी बता दें कि उस समय पूर्व वैदिक काल में सेना का वो नहीं था, इकट्ठा नहीं करके रखा जाता था, सेना का ज़्यादा मात्रा नहीं देखने को मिलता था, ठीक है। एक व्यवस्थित सेना और नियमित सेना देखने को नहीं मिलता था पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में, लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में एक सुव्यवस्थित और नियमित सेना देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, हम चर्चा विशेष रूप से करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करेंगे कि आखिर उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन क्या था, उसके बारे में पहले देखते हैं क्या था। तो देखिए, राजनीतिक जीवन में हमने देखा कि जैसे ही इसका समय 1000 से 600 निर्धारित है, लेकिन 1000 ईस्वी तक लोहा का आविष्कार हुआ। तो जब लोहा धातु आया तो लोहा धातु के माध्यम से कृषि काफ़ी विकसित हो गया, कृषि काफ़ी मात्रा में
अच्छे ढंग से होने लगे। और जब कृषि जब प्रारंभ हुआ तो जब किसी भी जगह आप ही का फैमिली है चाहे घर है, जब पैसा आना शुरू होता है तो आप क्या होते हैं और क्या बन जाते हैं, हर चीज़ स्टैंडर्ड हो जाता है, आपका सोचने का तरीका, खाने का तरीका, चलने का, पढ़ने का, हर चीज़। तो वही हुआ यहाँ पे, क्या हुआ कि कृषि जब उत्तम होती चली गई तो अर्थव्यवस्था सुधरा, सामाजिक जीवन सुधरा, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सभी में बढ़ोतरी होता गया। राजा के हाथ मजबूत होते गए, कर वसूलना, जहाँ पे हमने देखा था ऋग वैदिक काल में कि कर जो है वो कहीं ना कहीं बलि के रूप में लिया जाता था, कर को बलि कहा जाता था पूर्व वैदिक काल में, जिसमें यह देखा गया कि स्वेच्छा से आदमी कर देता था, लेकिन यहाँ कर को निर्धारित कर दिया गया और कर को फिक्स कर दिया गया कि आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, अनिवार्य था कर। साथ ही साथ हमने देखा कि बहुत चीज़ों को देखा मैंने पूर्व वैदिक काल में। और यह जब लोहा जब आया तो हर चीज़ जब मजबूत होता गया तो सेना को भी रखना इंपॉर्टेंट हो गया। सेना जब थे उसके बाद उसके खर्चे के लिए भी सारा पैसा का व्यवस्था हो जाता था कहीं ना कहीं उनके लिए, हर चीज़ तो वह होता गया। और जहाँ पूर्व वैदिक काल में जीवन निर्वाह खेती होती थी, जीवन निर्वाह खेती का मतलब क्या हुआ, जितना खेत में उपज रहा है उतने, माने खाने के लायक, जितना हम खाएंगे उतना ही उपजा करेंगे, वो उसी को जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन अधिशेष कृषि उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, जिसमें यह देखा जाता है कि खाना खा के या बचा के बेचियो देता था लोग, इसको अधिशेष कृषि कहते हैं। तो अधिशेष कृषि यहाँ पे देखने को मिला। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। राजनीतिक जीवन में देखिए पूर्व वैदिक काल में क्या देखा था कि हमने कि जन था, लेकिन यहाँ जन से जनपद हो गया, बढ़ोतरी हुआ, ठीक है, जन से जनपद में लोग बढ़ते गए, ठीक है। साथ ही साथ राजा का महत्व बढ़ने लगा, ठीक है, और वह राजा का महत्व बढ़ने के साथ साथ वह वंशानुगत होता चला गया, इसको भी देखेंगे हम। तो राजा का महत्व बढ़ा, वंशानुगत। सभा समिति का जो प्रभाव था, जो सभा और समिति पूर्व वैदिक काल में हमने देखा कि न्याय के लिए या फिर किसी भी चीज़ों पर विचार विमर्श करने के लिए होता था, उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। हमने देखा कि रत्निन जो थे, जो अधिकारी थे, राजा के अधिकारी, इसको रत्निन कहा जाता था, उसकी संख्या 7 से बढ़कर 17 हो गया। तो हमने यह भी देखा 7 से बढ़कर कितना हो गया? 17। सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोग एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ कर का विस्तार हुआ और नियमित कर दिया गया। जब पैसा आना शुरू हुआ, धातु, देखिए उत्तर वैदिक काल में सबसे अहम भूमिका की अगर हम बात करें तो वो लोहा धातु था, ठीक है। तो लोहा का कहीं ना कहीं नियमित पैसा जब आने लगा तो नियमित सेना भी रखा जाने लगा। साथ ही साथ कर का भी विस्तार किया गया, टैक्स का, और उसको भी नियमित बना दिया गया, ठीक है। सेना न्याय पूर्णतः अस्थायी नहीं था। सेना न्याय था लेकिन वो पूर्णतः अस्थायी नहीं था, मतलब कि थोड़ा थोड़ा सुधार आया था पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा। तो सेना न्याय को पूर्णतः अस्थायी नहीं बनाया गया था, थोड़ा थोड़ा था। साथ ही साथ सेना में वृद्धि किया गया, अस्त्र शस्त्र बढ़ा, हथियार जो था, औजार बढ़ना प्रारंभ हो गया। क्या है कि लोहा धातु का यूज, अभी भी जितना भी हथियार का हम यूज करते हैं लगभग लोहा का ही रहता है, ठीक है ना। तो वृद्धि हुआ सेना का और अस्त्र शस्त्र इस सब में बढ़ोतरी होना प्रारंभ हो गया, ठीक है। अब देखिए सामाजिक जीवन की हम बात करते हैं, समाज में लोग कैसे रहते थे, ठीक है। देखिए सबसे पहले एगो परिवार होता अभी भी परिवार होता है, परिवार से बढ़ता है तो ग्राम होता है, उसके बाद विष होता है, उसका जन, तब जनपद। तो उस समय की कहानी बता रहे हैं। सबसे छोटा परिवार होता था, उससे बड़ा ग्राम होता था, उससे बड़ा विष होता था, उससे बड़ा जनपद, और सबसे बड़ा जनपद हुआ करता था। इसको हम याद रखेंगे, तो इसको हम देखते चलेंगे। साथ ही साथ हमने पूर्व वैदिक काल में क्या देखा था कि वर्ण व्यवस्था, 4 गो वर्ण है, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों जो वर्ण था वो कर्म पर आधारित हुआ करता था पूर्व वैदिक काल में। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया तो कर्म पर आधारित नहीं हुआ, अब जन्म पर आधारित हो गया, जन्म पर आधारित हो गया, ठीक है। जिसको लेकर काफ़ी विडंबना समाज में उत्पन्न हो गया। समाज में बहुत सारा कुरीतियाँ देखने को मिलता है, जिसमें कि अपना अपना अस्तित्व, अपना अपना ताकत, अपना अपना शिक्षा को दिखाने के लिए काफ़ी युद्ध देखने को मिलता है, काफ़ी लोगों में भेदभाव देखने को मिलता है। तो वो हम देखेंगे कैसे था। तो वर्ण जो है वो जन्म पर आधारित हो गया, लेकिन पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में कर्म पर आधारित था। क्लियर? देखिए गोत्र शब्द की उत्पत्ति, गोत्र शब्द क्या था आखिर, गोत्र कहाँ से आया शब्द?
अभी जो हम लोग कहते हैं कि भरद्वाज है या फिर कश्यप गोत्र है, कहते हैं बहुत सारा गोत्र होता है, तो गोत्र आखिर आया कहाँ से? लोगों का गाय का समूह होता था पहले, ऋग्वैदिक काल में गाय का एक बहुत बड़ा समूह किया जाता था। गायों की उस समय खोज समझ लीजिए कि गायों का मेन, लोग गायों पर ही ये करते थे, सब कुछ मानते थे। तो गाय का जहाँ इकट्ठा होता था वहीं से गोत्र शब्द उत्पन्न हुआ है। और यह भी कह दिया गया कि गोत्र जो है समान गोत्र में लोग शादी नहीं करेंगे। तो अभी भी हम लोग क्या देखते हैं, लेकिन यह समान गोत्र में शादी नहीं करेंगे, ये तो बात आ गया सामाजिक या धार्मिक तौर तरीका से। लेकिन साइंस इसके लिए कुछ और कहता है। जब हम साइंस पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि सेम गोत्र में शादी क्यों नहीं करना चाहिए, उससे क्या साइड इफेक्ट होता है। बच्चा रहता है, चाहे बच्चा मर जाता है, कभी कभी बहुत सारा परेशानी देखने को मिलता है सेम गोत्र में। ठीक है, तो साइंस कुछ अलग बात कहता है और ये जो है हमारा समाज, हमारा जो वैदिक काल है वो कुछ अलग कहानी बयां करती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो कहने का मतलब है कि गाय के, हमने बता दिया कि गोत्र कहाँ से आया, तो गाय जहाँ इकट्ठा होता था वहीं से गोत्र शब्द आया। ठीक है, देखिए समान गोत्र में विवाह करना निषेध माना गया है, माने नहीं करना है। देखिए, और साथ ही साथ उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद इसी उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम देखने को मिलता है। चारों आश्रम क्या है वो जानेंगे। देखिए, सबसे पहले है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सबसे पहले है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ कि अभी वाला जो हम लोग का उम्र है, लेकिन अभी ब्रह्मचर्य रहता कौन है ना। अभी का जो उम्र है वह 0 से 25 साल का जो उम्र है वह ब्रह्मचर्य माना गया, जिसमें स्टूडेंट गुरु के समक्ष बैठकर, धरती पर बैठकर और शिक्षा का अर्जन करते थे, वह ब्रह्मचर्य कहला जाता था। ठीक है, 0 से ब्रह्मचर्य जो क्या था, 0 से 25 वर्ष। ठीक है, जिसमें शिक्षा ग्रहण होता था। गृहस्थ क्या था, 25 से 50 साल का समय, परिवार के साथ ब्याह शादी कर लीजिए आराम से। अभी वो है तो अभी तो बहुत कुछ है, हम क्या कहें, सभी लोग जानते ही हैं। तो 25 से 50 साल का जो समय हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में, उसको हम गृहस्थ बोलते हैं, गृहस्थ बोलते थे, जिसमें आदमी वंश को आगे बढ़ाता था, शादी विवाह करके अपना परम सुख भोगता था। ठीक है, तो गृहस्थ जो है 25 से 50 वर्ष, वंश को आगे बढ़ाने के लिए गृहस्थ जीवन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता था। तीसरा आता था वानप्रस्थ, जिसमें 50 से 75 साल का एज होता था, जिसमें 50 से 75 साल का एज होता था, जिसमें कि जो लोग वो थे ब्रह्मचर्य लोगों को शिक्षा देने का काम ये लोग करते थे। वानप्रस्थ, जो भी ब्रह्मचर्य लोग आए उनको अपने जीवन की अवधारणा, उन्होंने जीवन से क्या सीखा है उसके बारे में उनको शिक्षा देने का काम करते थे ये वानप्रस्थ लोग, वानप्रस्थ अवस्था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और उसके बाद आता है चौथा सन्यास। सन्यास में 75 से 100 वर्ष, मृत्यु की परीक्षा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग सन्यासी जीवन अपनाते थे। और अपनाने के साथ साथ कहीं ना कहीं किसी जंगल में या फिर किसी गुफा में जाकर बैठ के ध्यान लगाते थे, उसके लिए बहुत सारा जगह हुआ करता था, तो वो सन्यास जीवन है। तो हमने चारों मैंने आश्रम को देखा कि क्या है। ठीक है, उसका स्त्री की स्थिति दयनीय होती चली गई धीरे धीरे, स्त्री की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। कहने का मतलब है कि समिति और विदथ में जाकर, जैसे कि हमने क्या देखा है उत्तर वैदिक काल या हमने ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में, पिछले वीडियो में क्या देखा कि स्त्री को हर शिक्षा अर्जन करने का अधिकार था, बाल विवाह पर रोक था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा कि सभा, समिति, यज्ञ, अनुष्ठान सब में स्त्रियां भाग ले सकती थी। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया उसमें समिति और विदथ में भाग लेने ही नहीं दिया जाता था। साथ ही साथ पर्दा प्रथा भी था कि घोग तान के रखना है, घूंघटा नीचे करके, ताकि लोग देखे ना। ठीक है ना, तो स्त्री की स्थिति काफ़ी दयनीय होती चली गई। अब देखिए, कहने का मतलब है कि ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है स्त्रियों के लिए। ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि पुत्री जो है ना समस्त दुखों का कारण है। ऐतरेय ब्राह्मण में यह कहा गया है कि पुत्री समस्त दुखों का कारण है, और कहीं ना कहीं दुख का कारण पुत्री ही है। लेकिन ऐतरेय संहिता में, लेकिन अगर हम मैत्रेय संहिता की बात करें तो मैत्रेय संहिता में कहा गया है कि सूरा, शराब और पासा मतलब जुआ, तो सूरा और पासा की तरह जितना वो सब खराब चीज़ है, बुराई है, मतलब सूरा और पासा जितना बुराई है, दो बुराई हो गया, उसी तरह
तीसरा बुराई स्त्री को बताया गया है यह मैत्रेय संहिता में। सूरा और शराब की सूरा और पासा की जैसा समान ही स्त्री को समाज की तीसरी बुराई बताया गया है मैत्रेय संहिता में। और ये मैत्रेय संहिता में आपको याद ही है कि स्त्री पुत्री दुखों का समस्त दुखों का कारण पुत्री ही होती है, ठीक है। लेकिन उस समय भी कुछ विदुषी महिलाएं थी, उस समय भी कुछ विदुषी महिलाएं थी, जिसमें कि हम अगर नाम देख ले तो मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी, ये लोग विदुषी थी उस समय भी, ठीक है, जिसको हमने देखा। साथ ही साथ अगर हम दास प्रथा की बात कर ले तो दास प्रथा की बात करेंगे तो दास प्रथा जैसे पूर्व वैदिक काल में था वैसे ही यहाँ भी था ऋग वैदिक काल में। तो दास प्रथा में कोई गड़बड़ी नहीं था, जो पहले था वो भी अभी भी है, ठीक है। खाना की बात करें तो लोग कचरते थे तहूँ, यहाँ भी कचर देते थे मुर्गा मछली कस के, कबूतर खरगोश सब, तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों था लोग, ठीक है। चलिए मनोरंजन के लिए देख लीजिए, जुआ खेलता था लोग, शराब पीता था, घुड़दौड़, संगीत, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। जुआ खेलता था, शराब पीता था, मुफरवा सुबोधवा सब, घुड़दौड़ करवाता था और साथ ही साथ गाना बजा के खूब डांस करता था लोग। अभी भी हम लोग करते ही हैं बहुत लोग, ठीक है, अभी भी ये साधन नहीं, शाकाहारी मांसाहारी अभी भी है, ठीक है। महिलाओं की स्थिति अभी काफ़ी बेहतर है, अभी तो हर जगह देखते हैं कि ओकरे सके राज है, बैंक में ज़्यादातर और लड़कियाँ सब है, सेना में भी अभी बहाली होने लगा है ना, हर जगह एयरपोर्ट तो स्त्री का ही है, दूसरा का नहीं है, वहाँ पर 90% देखने को मिलता है स्त्री है ना, लड़कियाँ सब देखने को मिलती है हर जगह। अभी तो लड़की के लोग का बाहर है, उन लोग का पता नहीं दुनिया का क्या होगा। देखिए उस समय एक दो चीज़ था, और अनुलोम विवाह और विलोम, उसके साथ प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह में क्या था, इनमें दूल्हा रहता था बड़का घर के और लड़कियाँ रहती थी छोटका घर के, माने बुझ रहे हैं, लड़का उच्च जाति और लड़की नीच जाति, इसको अनुलोम विवाह कहा जाता था, ठीक है। लेकिन अगर हम ओकर जो बचवा पैदा होता था तो उसको लोग अच्छा नज़र से देखता था, वो बड़े आदमी कहलाता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रतिलोम विवाह आता है तो लड़की होती है उच्च वर्ग के और लड़कावा होता है छोट वर्ग के, छोट जात का, ठीक है। तो यह प्रतिलोम विवाह कहलाया, ठीक है। तो इसमें क्या होता था समझ रहे ना, अनुलोम प्रतिलोम, अनुलोम में लड़का उच्च जाति का और लड़की निम्न जाति का, प्रतिलोम में लड़की उच्च जाति का और लड़का नीची जाति का। जिसका बचवा जब पैदा होता था ना प्रतिलोम विवाह में, तो लोग उसको अति कहता था, छोट जात का कहता था कि निम्न जाति का संतान है, निम्न नज़रों से लोग देखता था उसको। तो क्लियर हुआ, दुगो विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, दूल्हा दुल्हन समुच्चय हो गया। चलिए अब आइए धार्मिक जीवन। अब हम देखेंगे कि आखिर उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन क्या था। देखिए इसमें यज्ञ कांड प्रारंभ हो गया। देखिए यज्ञ कराने का बहुत सारा रीजन होता था। रीजन यही होता था कि लोग के पास पैसा हो गया, गर्मी आ गया था पूरा, अब लोग के पैसा हो तो गर्मी फूक दिया देह में, और गर्मी फूका तो अपन ताकत दिखाने के लिए, पराक्रम दिखाने के लिए, अपने अपना बुद्धि का लोगों के चारों तरफ फैलाने के लिए जो है यह देखने को मिलता है धार्मिक जीवन। तो यज्ञ जो है प्रारंभ हो गया, ठीक है। साथ ही साथ अगर प्रमुख देवता की बात करें तो प्रजापति, जिसको सृजन देवता कहा जाता है, मतलब कि सृजन वाला देवता कहते हैं, ठीक है ना, निर्माण का देवता। तो मुख्य देवता उत्तर वैदिक काल में प्रजापति थे, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ विष्णु जी जो थे वो पोषण के देवता थे, आरक्षक भी माने जाते थे। विष्णु पोषण के देवता थे और रक्षक के देवता भी माने जाते थे। रुद्र जो थे वो पशु के देवता थे, वरुण जल के देवता थे। रुद्र पशु के देवता, वरुण जल के देवता थे। अब पूषण जो है ना वो शूद्रों का देवता थे। इसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इससे पिछले वीडियो में बताया कि पूषण किस चीज़ का देवता है, वो आप देखकर कमेंट करके बताएं। और हमने यह भी बताया है यह बात कि जैसे ही पूषण उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो ये शूद्रों के देवता बन जाते हैं, लेकिन पूर्व वैदिक काल में किसके देवता थे ये आप कमेंट करेंगे हमको बताकर। देखिए यज्ञ का आयोजन पुरोहित कराते थे, ठीक है, यज्ञ का आयोजन पुरोहित कराते थे और तरह तरह का यज्ञ होता था अपना अपना ताकत दिखाने के लिए। अब यज्ञ होता कैसा था वो देखेंगे। पहले राजसूय यज्ञ के बारे में जानेंगे। यह प्रतिष्ठा के लिए होता था। जब कोई राजा बनता था, राजा बनने के साथ साथ जब वो अपना पदभार संभालता था तो उस समय अपना प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, अपने ताकत को दिखाने के लिए, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए राजसूय यज्ञ का
अनुष्ठान किया जाता था और प्रयोग किया जाता था, ठीक है, प्रारंभ किया जाता था या कराया जाता था। वाजपेय यज्ञ इसका था कि शक्ति प्रदर्शन के लिए, समझ रहे हैं, राजा बन गए लेकिन तनका शक्ति दिखाना है हमको कि बलवान है, तो बलवान के लिए वाजपेय यज्ञ का प्रयोग होता था, जिसमें कि राजा अपना अपना शक्ति का पूरा वो दिखाता था, पराक्रम दिखाते थे, ठीक है। अब आता है अश्वमेध यज्ञ। देखिए अश्वमेध यज्ञ होता था विस्तार के लिए। राजा जो है अपना घोड़ा छोड़ता था कि एक निश्चित समय के लिए यह घोड़ा जिस जिस क्षेत्र को पार कर जाएगा वह क्षेत्र हमारा होगा, यही अश्वमेध यज्ञ था, ठीक है। अब उसके लिए कोई घोड़ा पकड़ भी सकता था। आपको यह था कि भाई हम घोड़ा छोड़ रहे हैं, आपको हिम्मत है तो आप पकड़ लीजिए, उसके बाद हमसे युद्ध कीजिएगा, वो क्षेत्र हम हार गए तो आपका रहेगा, नहीं तो जीत गए तो मेरा हो जाएगा। लेकिन उस घोड़ा के पीछे जो राजा घोड़ा छोड़ता था वह राजा योद्धा को भी पीछे से छोड़ता था कि भाई तुम लड़ के घोड़ा को आगे बढ़ने देना, ठीक है। तो यह अश्वमेध यज्ञ का विस्तार के लिए होता था, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और उत्तर वैदिक काल मतलब कि लेटर वैदिक पीरियड, इसमें अंतिम चरण जो है वह उपनिषद कहलाता है। देखिए ये उत्तर वैदिक काल का, ये हम लिख दिए हैं, छोटा सा जगह कम था, LVP मतलब ये हो गया आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, ये था। तो अंतिम चरण उपनिषद था, जिसमें कि कर्मकांड, इस उपनिषद जो था इसमें कर्मकांड का बड़ा आलोचना किया गया है। जब बहुत लोग परेशान हो गए थे इस सब चीज़ों से कि भाई ये है वो है, कितना काम करना पड़ रहा है, कितना मारपीट होता है, घोड़ा छोड़ देता है तो ये होता है, लड़कियों को दिक्कत होता था पढ़ने लिखने में, बहुत सारा यहाँ पे विडंबना, कर की स्थिति आ गया, टैक्स देना पड़ गया, है ना। यहाँ पे इस सब चीज़ों को देखते देखते लोग इसका आलोचना करने लगे, और इसी आलोचना के बाद आता है नया धर्म का उदय होता है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म देखने को मिलता है। उसकी चर्चा हम करेंगे महाजनपद के बाद। अब आते हैं कि कुछ नदी है वैदिक काल का जिसका पहले नाम कुछ और था और अभी कुछ और कहा जाता है, उसको हम देखेंगे और इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए, बीतस्ता नदी पहलुका, वैदिक काल है बीतस्ता, वैदिक काल में बीतस्ता को बीतस्ता कहते थे, तो अभी कथी कहते हैं, झेलम कहते हैं। बीतस्ता को अभी कथी कहते हैं, झेलम कहते हैं। परुसनी को अभी क्या बोलते हैं, रावी बोलते हैं। परुसनी को अभी क्या बोलेंगे, रावी बोलेंगे। सतुद्री को सतलज कहेंगे, सतुद्री को सतलज, तीन को याद करेंगे, बीतस्ता झेलम, बीतस्ता झेलम, बीतस्ता झेलम। परुसनी रावी, परुसनी रावी, परुसनी रावी, सतुद्री सतलज, सतुद्री सतलज, सतुद्री सतलज। चलिए अब फिर तीन को, आस्कनी चिनाब, आस्कनी चिनाब, आस्कनी चिनाब, आस्कनी चिनाब। सदा नीरा गंडक, सदा नीरा गंडक, सदा नीरा गंडक, सदा नीरा गंडक, आस्कनी चिनाब, सदा नीरा गंडक। कुभा हो गया काबुल, कुभा काबुल, कुभा काबुल, कुभा काबुल। और साथ ही साथ दो और है, बिपाशा, ब्यास नदी। बिपाशा को चिंते हैं, बिपाशा बसु को, बड़ी हाँफती है, हर फिल्म में इतना ना जोर से हाँफती है कि अजबे फीलिंग आने लगता है। बिपाशा ब्यास है, ठीक है, बिपाशा ब्यास हो गया। बिपाशा का अभी क्या बोलते हैं, ब्यास नदी कहते हैं, सरस्वती। और ज़्यादातर फिल्म उसका किसके साथ है, चुम्बन स्वामी कौन है, वो चुम्बन स्वामी किसको बोलते हैं, एगो हीरोवा है चुम्बन स्वामी, है ना, उसी के साथ। तो बिपाशा ब्यास हो गया। सरस्वती घग्घर नदी, सरस्वती को भी हम घग्घर कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी आपको पसंद आया होगा, और इसको आप एक दो बार और देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं इससे, ये मेरा विश्वास है। तो फिर हम आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, महाजनपद। और ये ख़त्म हुआ, हमने आपको बताया राजनीतिक जीवन क्या था, सामाजिक जीवन क्या था, धार्मिक जीवन क्या था, और कुछ नदियों के बारे में मैंने विशेष रूप से चर्चा किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। कोरोना में सेफ रहे, इसको हल्का में लेने की ज़रूरत नहीं है, और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं आप लोग, क्योंकि हम भी तो अभी नहीं करवाए हैं, बिकॉज सीटें फुल हो जा रहा है, पता नहीं कैसे सीट मिलेगा और कैसे वैक्सीनेशन होगा। तो चलिए, धन्यवाद, सेफ रहें।